और आधुनिक मशीनों के जरिए हमने आसमान को जब से निहारा है, पूरा अंतरिक्ष विज्ञान ही बदल गया है। साल 1995 में हबल द्वारा ली गई हबल डी फील्ड इमेज ने हमें बताया कि रात के आसमान के 24 करोड़ में हिस्से में भी टेलीस्कोप से देखने पर हमें 3000 से ज्यादा गैलेक्सीज दिखाई दे सकती हैं। अगर इतने छोटे से हिस्से में 3000 गैलेक्सीज हैं, तो सोचो अगर हम पूरे आसमान को एडवांस टेलीस्कोप से देखें तो हमें अरबों गैलेक्सीज दिखाई दे सकती हैं। पर यह जितना आसान हमें दिखाई देता है, उतना ही ये कॉम्प्लेक्स है। ब्रह्मांड में गैलेक्सीज को देखने के लिए हमें अपने टेलीस्कोप से लगातार कई दिनों और महीनों तक आसमान के एक छोटे से कोने में फोकस करना पड़ता है। जितनी ज्यादा लाइट टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट से रिसीव करेगा, उतना ही बेहतर वह उन्हें डिटेक्ट कर सकेगा। पर टेलीस्कोप ज्यादातर विशालकाय ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गैलेक्सी और नेबुला और स्टार क्लस्टर को ही देख सकते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार या फिर तो विशालकाय ब्लैक होल्स की टक्कर और न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर को डिटेक्ट करने के लिए हमें टेलीस्कोप की जगह किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। ये डिवाइस और नेटवर्क एस्ट्रोनॉमी साइंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इनकी मदद से ही हमने पहली बार किसी ब्लैक होल की रियल इमेज भी ली है। पर ज्यादातर एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वाले लोग और स्टूडेंट्स टेलीस्कोप से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर ही डिपेंड रहते हैं। छोटे टेलीस्कोप, विशालकाय ऑब्जर्वेटरी और स्पेस में मौजूद हबल टेलीस्कोप इसके सबसे सटीक उदाहरण हैं। ये टेलीस्कोप केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो काफी विशालकाय हों और ब्राइट हों। छोटे आकार की कम ब्राइटनेस और गामा रे छोड़ते ऑब्जेक्ट्स को खोजना इन टेलीस्कोप के लिए बहुत मुश्किल काम है। ब्रह्मांड में इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को खोजने के लिए कई तरह के टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरी यूज की जाती हैं, जो रेडियो वेव्स और ऑब्जेक्ट से आ रही गामा रे और ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए उन्हें खोज लेती हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स को हम डायरेक्ट कभी नहीं देख सकते हैं, ये टेलीस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स को खोजकर हमें वो जानकारी देते हैं जो इससे पहले हमारे पास नहीं थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये टेलीस्कोप और ब्रह्मांड में तैरती ग्रेविटी के वेव्स के जरिए ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट और अपने तारे के चक्कर लगाते एक्सोप्लैनेट की हल्की ब्राइटनेस और लाइट को पकड़ने वाले और बिग बैंग तक के समय को कैद करने वाले एस्ट्रोनॉमी के गैजेट्स कैसे काम करते हैं और किस तरह वे इन ऑब्जेक्ट्स की दूरी और उनके आकार से लेकर उनकी बायोकेमिस्ट्री को डिटेक्ट करते हैं। ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए एक और बार एस्ट्रोनॉमी की एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देगी। आप सभी हबल टेलीस्कोप को तो पहले से ही जानते हैं। धरती से 500 किलोमीटर ऊपर वह पृथ्वी की लो ऑर्बिट में रहकर ब्रह्मांड के विशालकाय ऑब्जेक्ट्स की इमेज भेजता रहता है। 1990 से लेकर अब तक हबल करीब 13 लाख ऑब्जर्वेशन कर चुका है। इसकी मदद से हमने कई गैलेक्सीज और नेबुलास को देखा है और उन्हें बेहतर तरीके से समझा है। और नेबुला में मौजूद कई स्टार्स भी गायब हैं। हम केवल वही स्टार्स देख पा रहे हैं जो बहुत ज्यादा ब्राइट हैं। वहीं अब इस नेबुला की आप इंफ्रारेड तस्वीर देखिए। आप साफ धूल के बीच में मौजूद स्टार को देख सकते हैं। यहाँ बन रहे स्टार्स और उन गैलेक्सीज को भी देख सकते हैं जो इस नेबुला की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रही थी। अपनी इसी खूबी के कारण वाइड फील्ड कैमरा 3 2009 से अब तक हबल का मेन कैमरा बना हुआ है और लगातार स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट की सटीक तस्वीर भेजता रहता है। इसकी वजह से हम ब्रह्मांड की घटनाओं को देख सके हैं। हमने गैलेक्सीज के बनने की प्रक्रिया से लेकर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का जन्म और स्टार को सुपरनोवा धमाके के साथ खत्म होते हुए देखा है। अपने इसी कैमरे की मदद से हबल ने 32 बिलियन लाइट ईयर दूर ब्रह्मांड की सबसे दूर स्थित गैलेक्सी GNZ11 देखी। हबल ने अपने वाइड फील्ड कैमरा 3 के साथ साथ लाइट को ब्रेक करके उसके अंदर मौजूद कंपोनेंट को देखते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक प्रिज्म लाइट को 7 हिस्सों में बांट देता है। हबल में लगा ये स्पेक्ट्रोग्राफ विशालकाय ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट के कंपोनेंट को तोड़कर उनमें छिपे केमिकल एलिमेंट को डिटेक्ट करता है। ये लाइट स्पेक्ट्रम के जरिए हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे एलिमेंट को पहचान सकता है। हबल इसके जरिए किसी भी स्टार के टाइप और उसकी उम्र को बता सकता है और जान सकता है कि ये स्टार किस स्टेज में है। इसके साथ साथ ये स्पेक्ट्रोग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हबल में 3 इंटरफेरोमीटर टूल्स भी लगे हुए हैं जो इस टेलीस्कोप को एक स्टेबल एम देते हैं, जिससे ये बिना हिले एक ही जगह कई दिनों तक ऑब्जर्व कर सकता है। ये सेंसिटिव टूल इसके साथ साथ किसी भी स्टार के आकार, उसकी पोजीशन और ब्राइटनेस भी नाप सकते हैं, जिन्हें हम विजिबल या इंफ्रारेड लाइट में नहीं देख पाते हैं। इनके जरिए हम पल्सार स्टार की स्पिन, न्यूट्रॉन स्टार और क्वासार को खोज सकते हैं जो ब्रह्मांड के सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं। हालांकि हबल टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप बहुत सेंसिटिव होते हैं, पर ये केवल विशालकाय ऑब्जेक्ट्स को देखने और उन्हें समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टेलीस्कोप ब्राइट ऑब्जेक्ट और रेडियो सोर्स के जरिए ही ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। पर अगर हम ग्रहों की बात करें जिनमें अपनी कोई लाइट नहीं होती, उन्हें खोजना एक बहुत मुश्किल काम है। ग्रहों की खोज के साथ साथ हमें ऐसा टेलीस्कोप भी चाहिए जो इनकी प्रॉपर्टीज जैसे कि ऑर्बिटल पीरियड और अपने तारे से दूरी का पता कर सके। साथ में ये ग्रह के बायोसिग्नेचर को भी पकड़ सकें, जिससे वैज्ञानिक इस ग्रह के वातावरण और केमिकल कंपोजिशन को भी जान सकें। नासा ने इसी काम को करने के लिए केपलर और टेस्ट टेलीस्कोप लॉन्च किए थे।
पर इस समय केवल टेस ही अंतरिक्ष में ग्रहों को खोज रहा है। इसलिए हम इसकी बात करेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह कई लाइट ईयर दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट को खोजता है। सोशल मीडिया खास तौर पर एक्सोप्लैनेट को खोजने के लिए डिजाइन किया गया है और हल्की से हल्की तारे की ब्राइटनेस को पकड़कर ये ग्रह को खोज सकता है। पर जब बात दो ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर को डिटेक्ट करने की आती है तो हम एक खास तरह का डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसे लाइगो कहा जाता है। ये इन शक्तिशाली और विशालकाय ऑब्जेक्ट की टक्कर से आ रही ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एक ऐसा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है जो इंटरफेरेंस प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें एक लेजर बीम जनरेट की जाती है जो बीम स्प्लिटर के जरिए दो हिस्सों में बढ़ जाती है और एक दूसरे से 90 डिग्री दूर होकर मिरर से टकराती है। ये मिरर 4 किलोमीटर दूर होते हैं। उसके बाद ये बीम रिफ्लेक्ट होकर वापस बीम स्प्लिटर पर आती है। ये प्रोसेस कम से कम 200 बार रिपीट किया जाता है। अब इसी के बीच में अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव्स इस डिवाइस से होकर के गुजरती है तो 4 किलोमीटर दूर लंबी मिरर आर्म की लेंथ को घटाती और बढ़ाती है। इसे डिटेक्टर पर पड़ने वाली लाइट बीम चमकने लगती है। वहीं अगर इस डिवाइस को कोई भी ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं मिलती है तो बीम स्प्लिटर पर पड़ने वाली लाइट बीम अपोजिट फेज होने के कारण एक दूसरे की लाइट को कैंसिल करती है और डिटेक्टर पर कोई लाइट शो नहीं होती है। वैज्ञानिक डिटेक्टर पर पड़ने वाली लाइट के इंटरफेरेंस के जरिए ही ब्लैक होल के मर्जर यानी दो ब्लैक होल की टक्कर का पता लगा पाते हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे इन 4 किलोमीटर लंबी सुरंगनुमा आर्म की लंबाई को कम और ज्यादा करती है और कैसे वैज्ञानिक इसे बेहद सटीक डिटेक्शन करते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए और भारत द्वारा इसी तरह की एक नई LIGO ऑब्जर्वेटरी के निर्माण और उसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले पार्ट में मैं आपको इसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो दूंगा जो